India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, कोर्ट्स राउंडअप देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू। कोर्ट की कार्रवाई और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लो कोर्ट्स तक के फैसलों को रखेंगे आपके सामने। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपने पास पेंडिंग बिल पर फैसला लेने की समय सीमा तय करने के मामले पर राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा और जस्टिस चंद्रूकर की बेंच ने सुनवाई करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रेसिडेंशियल रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में तय करेगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास पेंडिंग बिल पर फैसला लेने की समय सीमा तय कर सकता है। इस विषय से जुड़े 14 सवालों पर राष्ट्रपति की ओर से सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रेसिडेंशियल रेफरेंस मांगा है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, पंजाब जैसे राज्यों ने इस रेफरेंस के विरोध में दलील रखी है, जबकि केंद्र सरकार ने संविधान में व्यवस्था के हर अंग के लिए शक्तियों के बंटवारे का उल्लेख करते हुए कहा है कि संविधान के मुताबिक कोई सुप्रीम कोर्ट यानी कि सुप्रीम यहाँ पर नहीं है। दरअसल केंद्र सरकार का कहना है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के संवैधानिक अधिकार कार्यपालिका के दायरे में आते हैं। संविधान ने उनके लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है, तो कोर्ट उसमें दखल देकर अपनी ओर से समय सीमा दाखिल यानी कि समय सीमा तय नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा रेफरेंस के सवाल है, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास विधेयक पर क्या विकल्प है और साथ ही क्या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह से बाध्य है, क्या राज्यपाल का विवेक न्योचित है, क्या अनुच्छेद 361 राज्यपाल के कार्यों की न्यायिक समीक्षा पर रोक लगाता है, क्या न्यायालय राज्यपाल के कार्यों के लिए समय सीमा लागू कर सकता है, क्या राष्ट्रपति का विवेक न्यायोचित है, क्या न्यायालय राष्ट्रपति के कार्यों के लिए समय सीमा लागू कर सकता है, क्या राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत सलाह लेनी चाहिए, क्या राज्यपाल और राष्ट्रपति के निर्णय न्यायोचित हैं, क्या अनुच्छेद 142 के तहत न्यायालय की शक्तियां सीमित हैं, क्या राज्य विधानमंडल का कानून राज्यपाल की सहमति के बिना लागू हो सकता है। वहीं महाराष्ट्र के अकोला दंगों में एक व्यक्ति की हत्या और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि एक प्रत्यक्षदर्शी के साथ मारपीट जांच में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच दल गठित करने का निर्देश दिया है। इस एसआईटी में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने यह फैसला एक प्रत्यक्षदर्शी की याचिका पर सुनाया है, जिसने आरोप लगाया था कि पुलिस ने जांच में पक्षपात किया और वास्तविक अपराधी के बजाय कुछ मुस्लिम व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। प्रत्यक्षदर्शी ने अपनी याचिका में दावा किया था कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि 4 लोगों ने एक व्यक्ति पर हमला किया और उसे मार डाला। जब उसने बीच बचाव करने की कोशिश की तो हमलावरों ने उस पर भी हमला कर दिया और उसकी गाड़ी भी जला दी। प्रत्यक्षदर्शी का आरोप है कि पुलिस ने उसकी बात नहीं सुनी और जांच में पक्षपात किया है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रत्यक्षदर्शी की याचिका खारिज कर दी थी और जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि पुलिस को अपने कर्तव्यों का पालन करते
समय किसी प्रकार के पूर्वाग्रह से ऊपर उठना चाहिए और कानून के अनुसार काम करना चाहिए। कोर्ट ने एसआईटी गठन का निर्देश देते हुए कहा है कि पुलिस को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी हो। वहीं तमिलनाडु के विधायक जगन मूर्ति को एक नाबालिग लड़के के अपहरण के मामले में सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति एनके सिंह की पीठ ने मूर्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। मूर्ति के वकील मुथुचरण सुंदरेश ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस संबंध में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। पीठ ने अंतरिम आदेश बढ़ाते हुए मामले को अंतिम निपटारे के लिए अगले सप्ताह के लिए सूचीबद्ध किया है। ये मामला एक नाबालिग लड़के के अपहरण से जुड़ा हुआ है, जिसमें मूर्ति पर आरोप है और साथ ही लड़के की मां ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके बड़े बेटे ने एक लड़की से भागकर शादी कर ली है, जिसके बाद लड़की के परिवार ने कुछ लोगों के साथ मिलकर उनके घर पर हमला किया और छोटे बेटे का अपहरण कर लिया। बाद में लड़का घायल अवस्था में एक होटल के पास मिला है। हाईकोर्ट ने मूर्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि उनके खिलाफ प्रथम दृष्टया सामग्री है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए अंतरिम जमानत बढ़ा दी है और अगली सुनवाई अगले हफ्ते के लिए तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में किसी लोक सेवक के विरुद्ध निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने में हस्तक्षेप करने से इनकार किया है और कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 197 के तहत मंजूरी के प्रश्न पर कार्रवाई के किसी भी चरण में विचार किया जा सकता है, क्योंकि ये मुद्दा प्रस्तुत साक्ष्य की प्रकृति पर निर्भर करता है कि क्या कृत्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए हैं। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस संदीप मेहता की खंडपीठ ने उस मामले की सुनवाई की जिसमें याचिकाकर्ता लोक सेवक आईपीसी की धारा 120 बी, आपराधिक षड्यंत्र 409, लोक सेवक द्वारा आपराधिक विश्वासघात 477 एक हाथों में हेराफेरी और 420 धोखाधड़ी के साथ साथ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत भी मुकदमा चल रहा था। यद्यपि पीसी एक्ट के तहत वैध अनुमति प्राप्त कर ली गई, हालांकि आईपीसी के अपराधों के लिए सीआरपीसी की धारा 197 के तहत कोई अलग से अनुमति प्राप्त नहीं की गई। हाईकोर्ट में उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट का रुख करना पड़ा। याचिकाकर्ता के वकील सीनियर एडवोकेट के परमेश्वर ने तर्क दिया है कि इससे आईपीसी के आरोपों की पूरी सुनवाई निरर्थक और अवैध हो गई है, क्योंकि सीआरपीसी 1973 की धारा 197 के तहत अनुमति के अभाव में आईपीसी के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप तय नहीं किए जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आरोप तय करने को चुनौती देने को समय से पहले की चुनौती माना है और साथ ही स्पष्ट किया है कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत अनुमति के अभाव का मुद्दा केवल तभी तय किया जा सकता है जब यह आकलन करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत किए जाए कि क्या ये कृत्य आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में किए गए हैं या नहीं। अदालत ने कहा है कि हमारा मानना है कि सीआरपीसी की धारा 197 के तहत मंजूरी का मुद्दा कार्यवाही के किसी भी चरण में निचली अदालत के समक्ष उठाया जा सकता है। ये सब उन सबूतों की प्रकृति पर निर्भर करेगा जो अभियोजन पक्ष मुकदमे के दौरान पेश करता है। सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत की सत्यता या विश्वसनीयता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। अगर शिकायत में प्रथम दृष्टया संज्ञा अपराध का खुलासा होता है तो पुलिस का कर्तव्य है कि वह एफआईआर दर्ज करे। न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना वी वराले की पीठ ने यह अवलोकन करते हुए कहा है कि अगर प्रथम दृष्टया संज्ञा अपराध का खुलासा होता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और शिकायत की सत्यता की और साथ ही साथ विश्वसनीयता की जांच भी करने की आवश्यकता नहीं है।
कोर्ट ने रमेश कुमारी बनाम दिल्ली राज्य के मामले में दिए गए फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत की सत्यता या विश्वसनीयता एक पूर्व शर्त नहीं है। इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व पुलिस आयुक्त नीरज कुमार और इंस्पेक्टर विनोद कुमार पांडे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था, जिसमें 2000 में सीबीआई में प्रतियुक्ति के दौरान धमकी, रिकॉर्ड की गलत बयानबाजी और जालसाजी के आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने कहा कि अगर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा होता है तो पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और बाद में इसकी जांच करनी चाहिए। इस प्रकार सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा और पूर्व पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश भी दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया है, जिसमें कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। बता दें आपको कि आरोप था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किया गया था, जबकि वह अप्रैल 1983 में भारतीय नागरिक बनी थी। अदालत ने शिकायतकर्ता विकास त्रिपाठी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि शिकायत खारिज की जाती है। त्रिपाठी ने आरोप लगाया था कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में मतदाता सूची में शामिल किया गया था, 1982 में इसे हटाया गया और फिर 1983 में दोबारा शामिल किया गया। त्रिपाठी के वकील ने अदालत को बताया कि सोनिया गांधी की भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन अप्रैल 1983 में किया गया था, ऐसे में उनका नाम 1980 में मतदाता सूची में कैसे शामिल हुआ, ये एक गंभीर सवाल है। वकील ने तर्क दिया कि नाम शामिल करने के लिए कुछ जाली दस्तावेज पेश किए गए होंगे और जो एक संज्ञेय अपराध भी है। सुप्रीम कोर्ट ने एक डॉक्टर को बरी कर दिया है, जिसे एक व्यक्ति को गोली मारने के मामले में उम्र कैद की सजा जो है वो सुनाई गई थी। डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पर आए एक व्यक्ति पर गोली चला दी थी और जिसने पिस्टल में से उन पर गोली चलाई गई थी। बता दें आपको, कोर्ट ने कहा है कि आत्मरक्षा का अधिकार एक स्वाभाविक मानव प्रवृत्ति है और इसे सुनहरे पैमाने पर तोला नहीं जा सकता है। आत्मरक्षा का अधिकार तब लागू होता है जब कोई व्यक्ति अचानक खतरे का सामना करता है, ना कि जब खतरा खुद बनाया गया हो। आत्मरक्षा में इस्तेमाल की गई शक्ति पूरी तरह से अनुपातहीन या आवश्यक से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अदालतें आत्मरक्षा पर विचार कर सकती हैं, भले ही आरोपी ने विशेष रूप से इसका दावा न किया हो। अगर ये सबूतों से स्पष्ट होता है कि आरोपी को आत्मरक्षा के अधिकार को उचित संदेह से परे साबित करने की आवश्यकता होती है। डॉक्टर राकेश दत्त शर्मा और मृतक के बीच पैसे के लेन देन को लेकर विवाद था। मृतक ने डॉक्टर के क्लिनिक पर पिस्टल से गोली चलाई, जिसके बाद डॉक्टर ने भी गोली चला दी। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, लेकिन मृतक की मौत के बाद शर्मा के खिलाफ मामला चला गया था। बता दें आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शर्मा की कार्रवाई आत्मरक्षा के दायरे में आती है और निचली अदालतों ने उन्हें गलत तरीके से दोषी ठहराया, इसीलिए कोर्ट ने शर्मा को बरी कर दिया। बॉम्बे उच्च न्यायालय ने फारूक शौकत बागवान बनाम महाराष्ट्र राज्य मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। अदालत ने 12.5 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद आरोपी को जमानत दे दी है। आरोपी पर विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, आर्म्स एक्ट और गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोप लगाए गए थे। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि आरोपी ने लंबे समय तक जेल में बिताया है और ऐसे में मुकदमे की गति धीमी है, इसीलिए जमानत दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि आरोपी के खिलाफ कोई गंभीर आपराधिक इतिहास नहीं है और सह आरोपी को जमानत दी गई है, इसलिए समानता के आधार पर आरोपी को भी जमानत दी जानी चाहिए। कोर्ट ने जमानत की शर्तें भी तय की है, जिसमें शामिल है 1 लाख रुपए का पीआर बॉन्ड और सिक्योरिटी, एटीएस मुंबई को मासिक रिपोर्टिंग, सबूतों और गवाहों के साथ छेड़छाड़
नहीं करना शामिल है और कोर्ट ने कहा है कि अगर आरोपी इन शर्तों का उल्लंघन करता है तो उसकी जमानत रद्द की जा सकती है। और साथ ही मामले पर ज्यादा जानकारी देंगी मुंबई से इंडिया लीगल रिसर्चर मेधा अरोड़ा। मेधा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेधा, क्या जानकारी है आपके पास? जी, the High Court of Bombay allowed an appeal for bail in the case of Farooq Shaukat Bhagwan versus the state of Maharashtra. In this case, the appellant approached the High Court under Section 21, subsection 4 of the National Investigation Agency Act, challenging the rejection of his bail application in the impugned order dated 1st September 2021, passed by the Learned Special Judge MCOCA, City Civil and Sessions Court, which he filed for under Section 439 of the Code of Criminal Procedure. The case stems from the appellant's arrest for the offences punishable under Sections 307, 435 and 120B of the Indian Penal Code, read with Sections 3, 4 and 5 of the Explosive Substances Act, read with Section 3 and 25 of the Arms Act, read with Section 16 subsection 1 subsection B, Section 18, 20, 23, 38 and 39 of the Unlawful Activities Prevention Act 1967, read with Sections 3 subsection 1 subsection 2, Section 3 subsection 2, Section 3 subsection 4 of the Maharashtra Control of Organized Crime Act. The case of the prosecution is that on 1st August 2012, 5 low-intensity explosions occurred, injuring one person, and a 6th live bomb was found in a bicycle which was subsequently defused. Initially registered at the Deccan Police Station, the matter was later transferred to the Anti-Terrorism Squad, Mumbai. The prosecution alleges that the blasts were conspired to avenge the death of Indian Mujahideen operative Khatil Siddique, and it was intended to instill public terror. 9 accused were arrested, including the appellant, on 26 December 2012. His alleged role was preparing forged documents for SIM cards and providing his shops for planning the conspiracy. The appellant's counsel argued that the appellant has been in custody for over 12.5 years and having completed over 12.5 years of pre-trial detention is therefore entitled to bail, especially since the co-accused Munib Iqbal Memon, arrested on the same date for a similar offence, was granted bail on 20th September 2024. Thus, on the principle of parity, the appellant also deserves bail. Now, the respondent's counsel emphasized on the confessional statements of all the accused in the case and the appellant's role in the offence and argued that these circumstances justify rejecting the bail application despite the long pre-trial detention. Now, the court noted that the death of the co-accused Feroz rendered his confessional statement irrelevant to the prosecution. It further observed that the appellant had no serious antecedents and the charge sheet did not invoke Section 302 of the IPC against any accused. While some offences carried sentences ranging from 5 years to imprisonment for life, the principle of parity with co-accused Munib Iqbal Memon applied, entitling the appellant to bail. The appellant had already undergone over 12.5 years of pre-trial detention, and only 27 of 170 witnesses had been examined so far, making a speedy trial highly unlikely. Recognizing the right to a speedy trial under Article 21, the court set aside the impugned order and granted bail on a strict conditions, which were a PR bond of 1 lakh with sureties, monthly reporting to ATS Mumbai, no tampering with evidence or threat to witnesses, restricted movements within Mumbai and Pune, surrender of passport, disclosure of residence and contact details, cooperation in trial and compliance with undertakings. Breach of conditions may lead to bail cancellation. The court set aside the impugned judgment of the learned single judge, and the appeal was allowed on the aforesaid terms. बहुत शुक्रिया आपका मेधा, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.